Students, we will study about the chapter of companion book, chapter number 8, The Adventure with the Windmills, means पवन चक्कियों के साथ साहसिक. So, you read about the humorous episode of Don Quixote. Now read about his famous creator Cervantes. तो आपने अभी बहुत ही मज़ेदार एपिसोड डॉन क्विक्योटी के बारे में पढ़ा था और अब हम इस फेमस क्रिएटर के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम है सर्वेंटीज. सो लेट्स स्टार्ट. मिग्यूल डे सर्वेंटीज यानी कि मिग्यूल डे सर्वेंटीज एक ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में हम अब पढ़कर आपको बताने वाले हैं. इट इज़ अज्यूम्ड दैट सर्वेंटीज वॉज बोर्न इन Alcalá de Henares, a Castilian city about 35 kilometers northeast from Madrid, probably on 29 September, the feast day of Saint Michael the Archangel, 1547. यानी कि मिग्यूल डे सर्वेंटीज एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी शुरुआत में कोई पहचान नहीं बन पाई, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी एक स्पेशल पहचान बनाई. फर्स्ट पैराग्राफ में बताया है कि जो सर्वेंटीज़ का जन्म है वो एल्कला डे हिनार्स में कस्टालियन सिटी में हुआ था, जो कि 35 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट से मैड्रिड में है स्थित है. और यहाँ पर 29 सितंबर को इनका फीस्ट डे मनाया जाता है और सेंट माइकल आर्क चैलेंजर जो मेघदूत के रूप में 1547 में यहाँ पर इनका स्टैचू बनाया गया था और इनका फीस्ट डे भी उसी दिन मनाया जाता है. Miguel's father, Rodrigo, was a hairdresser surgeon from Cordoba who set bones, performed bloodlettings, and attended lesser medical needs at that time. It was common for hairdresser to do surgery as well. His paternal grandfather, John de Cervantes, was an influential lawyer who had several administrative positions. His uncle was mayor of काबरा फॉर मैनी ईयर्स. अब जो मिग्यूल्स के फादर थे रॉड्रिगो, वो एक हेयर ड्रेसर थे, हेयर ड्रेसर सर्जन थे कॉर्डोबा में, और वो बोन्स को सेट करते थे और रक्तचाप को परफॉर्म करते थे. कैसे परफॉर्म किया जाता है रक्तचाप का मेंटेनेंस देखते थे. तो उन्होंने जो भी उनकी मेडिकल नीड्स थी जो भी लोगों की, वो उनको पूरा करते थे उसी समय पर. और ये बहुत ज़्यादा हेयर ड्रेसर के लिए बहुत ही कॉमन होता है सर्जरी वगैरह करना. जो उनका पैट्रिक जो ग्रैंडफादर थे जॉन डे सर्वेंटीज़, वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लॉयर, और उन्होंने काफ़ी सारी वो प्रशासनिक पोजीशन पर थे. उनके जो अंकल हैं वो मेयर थे काबरा में काफ़ी सालों से. लिटिल इज़ नोन ऑफ सर्वेंटीज़ अर्ली ईयर्स. It seems he spent much of his childhood moving from town to town with his family. Later, like many young Spanish men who wanted to further their careers, Cervantes left for Italy. In Rome, he focused his attention on art, architecture and poetry. यानी कि सर्वेंटीज़ को बहुत ही कम लोग जानते थे पहले के सालों में, लेकिन अब देखा गया कि उन्होंने बहुत सारा अपना जो बचपन का समय था वो एक शहर से दूसरे और जाकर अपनी फैमिली के साथ बिताया. बाद में जो यंग स्पेनिश थे जो कि अपना करियर बनाना चाहते थे, तो उनके साथ में वो रहे. बाद में सर्वेंटीज़ ने इटली भी छोड़ दिया. फिर रोम में उन्होंने फोकस किया आर्ट पर, यानी कि कला साहित्य पर, पोइट्री पर. By 1570, Cervantes had enlisted as a soldier in a regiment of the Spanish Navy Marines, Infanteria de Marina, stationed in Naples, then a possession of the Spanish crown. He was there for about a year before he saw active service. In September 1571, Cervantes sailed on board the Marquesa under the command of Philip II of Spain's half-brother, John of Austria, that defeated the Ottoman fleet on October 7 in the Battle of Lepanto. अब यहाँ पर 1570 में सर्वेंटीज़ को जो है चुना गया सोल्जर, एज अ सोल्जर के लिए स्पेनिश नेवी में. अब वहाँ पर जो
इन्फेंट्रिया डे मारिना थे वो नेपल्स में उनको स्टेशन किया गया वहाँ पर। और उसके बाद जो वहाँ पर वो काफ़ी सालों तक उनकी एक्टिव सर्विस को देखकर उन्हें आगे बैटल्स के लिए यानी आगे लड़ाई के लिए सेल के लिए उन्हें जहाज़ पर भेजा गया, यानी बोर्ड द मार्कोशा। अब वो फिलिपिन सेकंड के अंडर कमांड में काम करते थे, जो स्पेन के हाफ ब्रदर थे जॉन ऑफ ऑस्ट्रिया। तो उन्हें हरा दिया गया ऑटोमन फ्लीट में अक्टूबर 7 में जो लड़ाई हुई थी लेपेंटो की। तो यहाँ पर थो टेकन डाउन विथ फीवर, Cervantes refused to stay below and asked to be allowed to take part in the battle, saying he would rather die for his God and his king than keep under cover. He fought on board a vessel and received 3 gunshot wounds, 2 in the chest and 1 which rendered his left arm useless. अब उनको काफ़ी फीवर आया था और वो काफ़ी डाउन थे, लेकिन सर्वेंटीज़ ने मना कर दिया उन्हें नीचे रुकने के लिए कि मैं नहीं रुकूंगा, मैं पार्ट लूँगा लड़ाई में। ऐसा उन्होंने कहा कि जब मरना ही है तो क्यों ना भगवान के लिए और अपने राजा के लिए मरा जाए। तो उन्होंने इस लड़ाई में पार्टिसिपेट किया और वो घायल भी हुए बुरी तरह से। 2 जो गन शॉट थे उनकी चेस्ट में लगे थे एंड जो 1 था वो लेफ़्ट आर्म में लगा था, जो कि यूज़लेस हो गई थी, यानी कि ख़राब हो गई थी। Cervantes led a middle-class life after his return to Spain. Like almost all authors of his day, he was unable to support himself through his writing. The author stayed poor until January 1605 when the first part of Don Quixote appeared. सर्वेंटीज़ जो है एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। उसके बाद वो स्पेन लौट आए क्योंकि अब वो मतलब आर्मी में नहीं रह पाए। उसके बाद जो उन्होंने जैसे ऑथर्स का जीवन जीने की कोशिश की तो इतना सारा सपोर्ट नहीं मिल पाया उनकी राइटिंग्स को। लेकिन बाद में जब उन्होंने अपने आप को इस दिशा में रोका, यानी ऑथर्स के लाइन में रोका, जो राइटिंग्स करते थे वो लिखते थे। 1605 में जब उनका फर्स्ट एडिशन डॉन क्विक्योटे जो मतलब पब्लिश होकर आया, तो the popularity of Don Quixote led the publication of an unauthorized continuation of it by an unknown writer who masqueraded under the name of Alonso Fernandez de Avellaneda. Cervantes produced his own continuation or second part of Don Quixote, which made its appearance in 1615. उस डॉन क्विक्योटे जो आप उनका पब्लिकेशन था उसको काफ़ी ज़्यादा सराहना मिली, काफ़ी जो वो पॉपुलर हुआ लोगों के बीच में, ठीक है। लेकिन उसमें क्या वो अननोन राइटर ही थे अभी, और उनका जो उन्होंने अपनी स्टोरी के नीचे जो नाम लिखवाया गया था वो एलेंसो फर्नांडेज डे एल्वेनेज़ा लिखवाया था, एल्वेनेज़ा सर्वेंटीज़। तो एलेंसो फर्नांडेज डे एल्वेनेज़ा सर्वेंटीज़, ये पूरा नाम उन्होंने, इतना लंबा नाम उन्होंने अपनी स्टोरी के नीचे लिखवाया। तो यही नाम उन्होंने यहाँ पर प्रोड्यूस किया और उसी को कंटिन्यूशन में रखा, यानी कि इसी नाम के ज़रिए वो अपने एडिशंस को छपवाते रहे। सेकेंड पार्ट जो डॉन क्विक्योटे का था, जो बनाया गया, जो दिखाई दिया 1615 में। ऑफ द 2 parts written by Cervantes, perhaps the first is the more popular with the general public, containing the famous episodes of the tilting at windmills, the attack on the flock of sheep, the vigil in the courtyard of the inn, and the episode with the barber and the shaving basin. अब इनके 2 पार्ट लिखे जा चुके थे सर्वेंटीज़ के द्वारा, और शायद पहला वाला जो पार्ट था वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था लोगों के बीच में, और काफ़ी फेमस एपिसोड भी थे बहुत ज़्यादा जो लिखे गए बाद में, जैसे टिल्टिंग एट विंडमिल्स का, और द अटैक ऑन द फ्लॉक ऑफ शिप, द विजिल इन द कर्टयार्ड ऑफ द इन, एंड एपिसोड विद द बार्बर एंड द शेविंग बेसिन। तो ये उनके सारे एपिसोड थे जो बाद में इसी स्टोरी में ऐड किए गए, मतलब इसी स्टोरी के साथ जो एडिशंस थे वो एपिसोड करके 1 by 1 ऐड किए गए,
जो लोगों को काफ़ी अच्छे लगे। मिगुएल डे सर्वेंटीज़ की जो स्टोरी होती थी वो काफ़ी ह्यूमरस होती थी और मज़ेदार होती थी।